हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री चल रही थी यानी क्लास 7 की, उसका हम लोगों ने तीसरा लेसन हम लोग पढ़ रहे थे और तीसरे लेसन का पहला लेक्चर कंप्लीट कर दिया गया था। तो दोस्तों आज हम लोग उसका यानी कि दूसरा लेक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि हमने जो उसका तीसरे लेसन का जो हमने पहला लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने किस पॉइंट्स पे ख़त्म किया था। तो आज हम उसी पॉइंट से टॉपिक को उठा रहे हैं। ओके गाइस, तो हम लोग चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, हम लोगों ने कल ये देखा था कि जलाउद्दीन फिरोज खिलजी क्या था। हम लोग सबसे पहले ये समझ रहे थे कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या समझे थे। पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने समझा कि सल्तनत का विस्तार और खिलजी वंश। तो हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पे जो खिलजी हैं इन्हें खिलजी क्यों कहा गया, ये क्लियर हो चुका था। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जलाउद्दीन यानी खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो थे कौन, वो थे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासन काल जो चला ये 1290 से 1296 ईस्वी तक चला था, यानी कि 6 वर्ष। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए, फिर उसके बाद में इनके भतीजे की बात आ गई थी यानी कि जलाउद्दीन खिलजी का। फिर जलाउद्दीन खिलजी के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि अलाउद्दीन के द्वारा इनकी मृत्यु करवा दी गई थी। किसकी? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की, क्योंकि ये इनके भतीजे थे। जलाउद्दीन ये इनके भतीजे थे और इनसे मिलने जा रहे थे। कौन? जलाउद्दीन अपने भतीजे से मिलने जा रहे थे, यानी कि इनसे अलाउद्दीन से। तो रास्ते में इनकी मृत्यु करवा दी गई थी, इनके भतीजे के द्वारा ही इनकी क्या हो गई, हत्या। फिर उसके बाद में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। फिर इनका जो शासनकाल चला ये 1296 से यानी 1316 ईस्वी तक, यानी कि 20 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। तो हम लोग इसी पॉइंट्स पे चल रहे थे। तो आज हम लोग इनके शासनकाल को विस्तृत यानी कि गहराइयों में जाके समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का ये लेसन जो है तीसरा वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों हम लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोगों ने ये देखा था इसके अंतर्गत कि 1296 में क्या था, 1296 ईस्वी में जलाउद्दीन खिलजी क्या हुए थे, गद्दी पर क्या किए थे, यानी कि दिल्ली का तख्त पर वो बैठे थे। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था इसमें। ये 1296 में दिल्ली के गद्दी पर बैठे और क्या थे, ये एक महान विजेता थे, ये एक चतुर राजनीतिक शासक भी थे। कौन? अलाउद्दीन। ठीक है, इनकी बात हम कर रहे हैं। तो आज हम लोग का जो पॉइंट्स है वो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जब दिल्ली की गद्दी पर बैठे 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और फिर ये एक अच्छे शासक भी थे, यानी कि ये एक एक चतुर राजनीतिक शासक भी थे। इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से आज कुछ काम ऐसे हैं जो आज की डेट में भी देखने को मिलते हैं। तो उनकी जो परंपरा चलती आई है आज कुछ, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में भी कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जो इन्होंने स्टार्ट किया था अपने काल में। तो हम आपको बताएंगे क्या, लेकिन उससे पहले हम लोग इनको समझ लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को। तो क्या था, ये एक महान विजेता और कुशल शासक और राजनीतिक यानी चतुर शासक भी थे। कौन? अलाउद्दीन। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये शासक थे और इन्होंने क्या किया था, हम जानते हैं कि दिल्ली में जब ये गद्दी पर बैठे थे ना, यहाँ समझिए, जब ये 1296 में गद्दी पर बैठे तो उस समय क्या था, उस समय जो भी उलेमा थे जो मंगोल आक्रमणकारी थे वो लोग बहुत यहाँ क्या करते थे, दखल अंदाजी कर रहे थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस समय अलाउद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठे थे उस समय दिल्ली की जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। वहाँ पे उलेमाओं का दखल अंदाजी चल रहा था, नहीं कि वहाँ पे उलेमाओं का बोलवाला था। वहाँ पे बहुत ही क्या हो रही थी, संघर्ष हो रहे थे आपस में ही। तो वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी जब ये गद्दी पर बैठे थे। फिर उन्होंने वहाँ की यानी कि दिल्ली की स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सी नीतियाँ भी बनाई और बहुत कठोर नियम भी लागू किए। और उन्हीं नियमों की वजह से, जो कठोर नियम लागू किए, उन्हीं नियमों की कठोरता की वजह से क्या हुआ, इन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करने में बहुत ही क्या हुआ, सहयोग मिला। और यहाँ पे दोस्तों एक बात ये आती है कि प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन को यानी कि प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव बिल्कुल क्या था, पसंद नहीं था।
किसको? इनको, इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, यानी कि अलाउद्दीन को शासन के मामलों में जो धर्म गुरु थे, यानी कि जो उलेमा थे, वो यानी कि उनका दखल पसंद नहीं था। यानी कि जब भी कोई धर्म से संबंधित या फिर प्रशासन में राज्य का अलगाव, या फिर जब भी कोई ऐसा कार्य करते थे जो अपने राज्य के प्रति भी जो भी कार्य करते थे, ये नहीं चाहते थे कि हमें कोई बाहर वाला व्यक्ति आके एडवाइस दे, यानी कि इसमें हस्तक्षेप करे। तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये बात। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये इसीलिए वह क्या किए थे, इसीलिए वह शासन संबंधित नियम बनाने और उन्हें खुद ही क्या किए, उन्हें लागू करने की बातों को वो किसी को नहीं मानते थे। वो जो भी बातें बनाना था खुद ही करते थे। और भाई उस टाइम क्या थे, खुद ही सुल्तान थे, दिल्ली के तख्त पर बैठे थे, तो ये भी बात थी। फिर क्या हुआ, मामलों में धर्मगुरु का इनको जो उलेमा थे, उलेमाओं का इसमें दखल अंदाजी इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये नहीं चाहते थे कि हमें कोई बाहर का व्यक्ति या फिर जैसे कि उलेमा हो गए, कोई भी व्यक्ति हो आके मुझे एडवाइस दे और मैं उनके सलाह पे कार्य करूं। तो नहीं, ऐसा नहीं था। ये स्वयं ही निर्णय लेते थे और स्वयं ही अपने राज्य विस्तार के जो भी कार्य हुआ करते थे स्वयं ही करते थे। यानी कि उस समय डिसीजन खुद लेना और खुद ही उसको लागू करना इनका खुद का काम था उस टाइम। फिर क्या था, और एक बात यहाँ पे आती है, सैनिक सुधार। अब हम देख लेते हैं कि इनके सैनिक सुधार, उस टाइम हम लोग देख लेते हैं कि इनके शासनकाल में सैनिक की क्या भूमिका रही। यानी कि उस टाइम ये सैनिक में क्या ऐसा कार्य किए थे जो यहाँ पे इसका भी बात किया जा रहा है, सैनिक सुधार की। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय अगर हम दें कि अलाउद्दीन जो विजय हासिल किए हैं, उनके विजय का श्रेय किसको दिया जाता है पता है? उनके विजय का श्रेय उनके सैनिक को ही दिया जाता है। क्यों? हम आपको बताते हैं। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का विजयों का श्रेय उनकी सेना को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो अलाउद्दीन ने एक विशाल अस्थायी सेना का क्या किया था? गठन किया था। यहाँ बात समझिए, एक उनका इनकी जो सेना थी ना, ये अस्थायी थी और बहुत ही विशाल थी। तो समझिए, फिर उनकी सेना में हम आपको बता दें 4,75,000 सैनिक मौजूद थे। किसकी सेना में? इनकी सेना में। तो भाई सीधी सी बात है, जब 4,75,000 सैनिक इनके पास मौजूद हैं सैनिक, और काफ़ी एकदम अस्थायी और एकदम कुशल परिपूर्ण है इनकी सैनिक, तो इनके विजय का श्रेय उन्हें दिया जाता था। भाई जब इतनी सेना है तो आप क्यों नहीं विजयी हो सकते? तो इसीलिए इनके जो विजय का श्रेय दिया जाता है इनके सैनिक को दिया जाता है। और ये 4,75,000 सैनिक के अपने दरबार में रखे हुए थे। यहाँ पे समझिए, फिर क्या था, और लेकिन सिर्फ सेना को रखना ही बड़ी बात नहीं थी। ये जिस हिसाब से अपने दरबार में सैनिक रखे थे उस हिसाब से उनका पालन भी करते थे। यानी कि उनका खान पान, उनका रवैया, उनका पहनावा, उनका सारी हुलिया, उस सारी चीज़ का इन्होंने क्या किया था? व्यवस्था किया था। हम आपको आगे बताते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा ये सब जो सेना इन्होंने रखा था उनकी व्यवस्था के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था इन्होंने की थी। सैनिकों की नियुक्ति, उनकी घुड़सवारी, बात समझिए, सैनिकों की नियुक्ति और उनकी घुड़सवारी और शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती थी सैनिक की। यानी कि अगर वो एक सैनिक को चुनते थे तो उनको कि उस टाइम में सैनिक को वो देना पड़ता था, कि अपनी योग्यता प्रस्तुत करनी पड़ती थी। तो उस टाइम जो सैनिक थे उनकी उन्हें अच्छा घुड़सवारी आ रही है कि नहीं आ रही है, वो अच्छा शस्त्र चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं, इस आधार पर सेना को क्या किया जाता था? सिलेक्ट किया जाता था। यानी कि उन्हें लिया जाता था, सैनिक में शामिल किया जाता था। तो उनके लिए भी कुछ नियम कानून थे। फिर क्या था, और सैनिकों के हुलियों का ये क्या करते थे? ये सैनिकों के हुलियों का पूरा ध्यान रखते थे। यानी कि पूरा विवरण रखा जाता था। यानी कि लेखा जोखा कुछ भी, हर एक पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाता था इनके शासनकाल में। फिर क्या था, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली भी इन्होंने अपनाई थी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि इनके शासनकाल में सैनिक बहुत ही अच्छे थे, आप समझ सकते हो। और फिर क्या था, इन्होंने नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो दोस्तों यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया है ये कि घोड़ों पर दाग, ठीक है, दाग, ये दाग क्या आपको बताते हैं? घोड़ों पर दाग लगाने की प्रणाली इन्होंने ही अपनाई थी। क्यों अपनाई थी?
यानी कि जो व्यवस्था थी, यानी घोड़ों पर दाग लगाने की प्रणाली, यानी कि व्यवस्था इन्होंने अपनाया था। किसने? दोस्तों यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये दिया भी है, मैंने जो बुक पढ़ा है हिस्ट्री की, उसमें ये पॉइंट्स आया भी है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। आप यहाँ पे इसको याद रखना। आगे भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए कि घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा, व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, यानी कि गुलाम वंश के जो दूसरे शासक जो खिलजी वंश के दूसरे शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने घोड़े पर दाग लगाने की प्रथा की जो व्यवस्था थी, इन्होंने प्रारंभ किया था। तो आपको यहाँ पे पॉइंट को याद रखना है। फिर मैं आपको बताऊं कि अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, नए नए किलों का निर्माण भी किया था। अपने नए नए किलों का निर्माण करवाया और जो पुराने किले थे उनकी मरम्मत करवाई। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मरम्मत करवाई। और क्या हुआ, अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत से किले बनवाए, और बहुत से किले ऐसे जो पुराने थे उनको इन्होंने क्या की, मरम्मत करवाई। और फिर हम लोग ये देख लेते हैं अब राज्य विस्तार के बारे में। हम लोगों ने इनके शासनकाल को तो पढ़ा, फिर हम लोगों ने इनके सैनिकों के बारे में भी जाना। अब हम लोग ये पॉइंट्स जान लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट्स ये भी है, राज्य विस्तार, यानी कि उस टाइम इनका राज्य कहाँ, इनका जो विस्तार था, इन्होंने कहाँ कहाँ तक अपना राज्य फैलाया था, तो हम लोग वो देख लेते हैं। यानी कि राज्य विस्तार, इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। अब मैं आपको बताऊं, सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। जब वो सुल्तान बन गए तो भाई ये तो सबके मन में रहता है कि अब मैं गद्दी पर बैठ गया हूँ, तो अब मैं अपना ही साम्राज्य क्या करूँ, फैलाऊँ। ठीक है, तो ये हर एक व्यक्ति का ख्वाहिश रहता है कि मैं अपना ही सबसे पहले पेट भरूं, ऐसा। तो यहाँ पे भी यही कर रहे थे ये। क्या? देखिए, सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। फिर क्या हुआ, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, यहाँ पे देखिए, गुजरात और रथौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी के राजपूत राजाओं को क्या किया, हरा कर उनके राज्य पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। किसने? अलाउद्दीन ने। यानी कि इतना याद रखिएगा, गुजरात का जो क्षेत्र था, रणथौर, चित्तौड़, उज्जैन, इन सारे स्थानों पर, राज्यों पर इनका कब्जा हो चुका था। ठीक है, अब क्या हुआ, हम आगे चलते हैं। फिर देखिए क्या होता है, अलाउद्दीन ने सेनापति मालिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, इन सभी पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। फिर आगे क्या होता है, अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण हम आपको बताते हैं। इसमें एक पॉइंट्स आया है, अमीरों, यहाँ पे एक पॉइंट्स ये आया है कि अमीर जो थे और सरदारों पर नियंत्रण। उस टाइम ये हम लोग देख लेते हैं कि यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था, तो उस टाइम अमीरों तथा सरदारों पर कैसा नियंत्रण था, तो इन्होंने उनके लिए भी अच्छा व्यवस्था बनाया था। भाई जब इतना समझिए, जब इन्होंने सैनिकों के लिए इतना अच्छा व्यवस्था बनाया था, तो उस टाइम जो सरदार होते थे और जो अमीर होते थे, उनके लिए क्या व्यवस्था होती होगी, तो उनके ऊपर भी नियंत्रण था। अभी हम आपको बताते हैं आगे। फिर क्या हुआ, अलाउद्दीन का मानना ये था कि दावतों और उत्सवों में मिलने से क्या होता है, मौका मिलता है आक्रमण करने का। फिर उस टाइम यही कुछ ऐसा चल रहा था। क्या हुआ, सुल्तान की पूर्व उस टाइम क्या था पता है, अलाउद्दीन ये सोचते थे कि मैं जब कोई भी मौका, कोई उत्सव हो, तो उसमें जहाँ मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, फिर वहाँ पे आपस में बातें विमर्श होती हैं, फिर ऐसे ही मौका मिलता है युद्ध करने का, और जब युद्ध करने का मौका मिलेगा तो सीधी सी बात है उनका राज्य विस्तार तो होगा ही। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा था। फिर क्या हुआ, फिर एक बात यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे हमने लिखा है अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण। तो उस टाइम इनका अलाउद्दीन खिलजी का बहुत कड़ा नियंत्रण था। किसके ऊपर? सरदारों पर, और यहाँ सरदारों पर और अमीरों पर। क्या नियंत्रण था वो देख लेते हैं। क्या था कि सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकते थे। यानी कि जब भी आप सोचोगे उस टाइम क्या था, जो अमीर थे और जो सरदार थे, अगर इन्हें कोई फंक्शन रखना होता था, कोई भी समारोह आयोजित करना होता था, तो इन्हें सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी।
यानी कि अगर वो मतलब कोई भी योजना बनाना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन रखना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले क्या आज्ञा लेनी पड़ेगी, सुल्तान से। यानी कि सुल्तान की आज्ञा लिए बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो इस टाइप का उनके ऊपर क्या था, अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण होता था। किसका, सुल्तान का। और उस टाइम सुल्तान तो यही थे, अलाउद्दीन खिलजी ही। फिर आपको बताते हैं, यहाँ पे बात ये आती है कृषि नीति की। तो अब आप ये समझिए कि इनके शासनकाल में कृषि की क्या व्यवस्था थी। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको हिंट्स दिया कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं इन्होंने लागू किया था जो आज के डेट में भी चल रही हैं। क्या था आपको बताते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कृषि नीति। अब एक बात ये आती है कि इनके शासनकाल में कृषि नीति कैसी थी, यानी कि कृषि की क्या व्यवस्था थी। तो यहाँ पे एक बात ये आती है कृषि नीति। तो अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था। दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है, हमारे यहाँ जो आज लोग कहते हैं ना, हमारा खेत 1 बीघा है, 1 बिस्सा है। तो ये जो बिस्सा वाली व्यवस्था है ना, इन्होंने ही प्रारंभ किया था दोस्तों। और वो व्यवस्था आज भी चल रही है। आप लोग कहते नहीं हो, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं मेरा खेत 1 बीघा है या बिस्सा है। ये व्यवस्था बीघा और बिस्सा वाली जो व्यवस्था है ना, ये इन्होंने ही प्रारंभ किया था, अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि खिलजी वंश के जो दूसरे शासक थे। फिर यहाँ पे देखिए कृषि नीति में इन्होंने क्या किया। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था। क्या, पहला मध्यकालीन, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया, ये तो आपको याद रखना ही है। एंड ये दूसरा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना कि इनके शासनकाल में जो कृषि की व्यवस्था थी, इन्होंने कृषि में कैसी नीति अपनाई थी। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो था अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन क्या था, शासक था। ध्यान में रखिएगा, शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए क्या किया था, जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा प्रारंभ की थी। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये दोस्तों ये व्यवस्था आज भी चल रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि हमारे यहाँ मतलब जो बिस्सा या बीघा वाली जो व्यवस्था चल रही है, इसको किसने प्रारंभ किया था। और दोस्तों ये पॉइंट से हम लोग सब लोग इसका यूज करते हैं। सब लोग कहते हैं कि मेरा खेत 1 बीघा है, 1 बिस्सा है, लेकिन उन्हें आज तक ये पता नहीं होगा कि ये जो व्यवस्था चली आ रही है कि किसने प्रारंभ किया था। और ना कभी उन्होंने जाना होगा और ना ही कभी उन्होंने जानने की कोशिश की होगी, शायद ही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये हमेशा इस्तेमाल होते आ रहा है। तो आपको यहाँ पॉइंट्स याद रखना है और ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, बिल्कुल पूछा जाएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि ये बीघा और बिस्सा वाली व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था, तो आपको बताना है कि अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने अनुमान यानी कि लगान का सही अनुमान लगाने के लिए क्या किया था, भूमि को बिस्सा यानी कि बिस्सा से नापने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये भी याद रखना है। पहला पॉइंट तो बताया कि घोड़े पर दाग प्रथा इन्होंने ही प्रारंभ किया था। दूसरा मैंने बताया कि ये पहले मध्यकालीन शासक थे जिन्होंने भूमि के यानी कि जो लगान था उसके सही अनुमान लगाने के लिए। अब ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने बिस्सा की व्यवस्था क्यों प्रारंभ की थी। तो क्यों की थी तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वो लगान का सही अनुमान लगाना चाहते थे। तो ये रहा दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों हम लोग अब देख लेते हैं बाजार नियंत्रण। इनके शासनकाल में बाजार नियंत्रण की क्या व्यवस्था थी। बाजार नियंत्रण, अब ये समझिए, हम लोगों ने तो अभी देखा नीति व्यवस्था। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कृषि नीति की व्यवस्था हम लोगों ने देखा और सैनिकों के बारे में भी देखा। अब हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि इनके शासनकाल में बाजार की क्या व्यवस्था थी। तो उस टाइम ये बाजार पे भी इनका अच्छा खासा क्या चल रहा था, नियंत्रण चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए बाजार पे किस प्रकार का नियंत्रण इन्होंने लगाया था, हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था को भी लागू किया था। इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए यहाँ पे इन्होंने बाजार में क्या किया कि वस्तु जो वस्तु होती थी उसके सही रेट को उन्होंने क्या किया था, निर्धारित कर दिया था। ऐसे क्या था कि
जो व्यक्ति जो मतलब जो भी वस्तु बेचता था उसको ये बात पता हो जाती थी कि हाँ मतलब कि ये वस्तु इतने की जाएगी और इतने में मेरा खर्चा चल जाएगा। तो यहाँ पे ये व्यवस्था चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया था, बाजार नियंत्रण लागू किया था। तो बाजार नियंत्रण में यही व्यवस्था चल रही थी। क्या था, सुल्तान स्वयं ही वस्तुओं और उसके मूल्यों की जांच करता था। उस टाइम में सुल्तान तो यही थे। तो अलाउद्दीन क्या करते थे, बाजार नियंत्रण में जो भी मतलब जिस भी प्रकार की बाजार में वस्तु आती थी ये उसका स्वयं ही जांच करते थे उस वस्तु की। यहाँ पे कुछ इस टाइप की व्यवस्था थी, जांच करते थे, उसके मूल्यों की जांच करता था। और क्या होता था, कभी कभी तो ये खुद ही उसके मूल्यों की जांच करते थे, नहीं तो और भी वहाँ पे बहुत से व्यक्ति थे, उनकी नियुक्ति उन्होंने कर रखा था कि आप लोग भी कर सकते हो अगर मैं अनुपस्थित रहूँ तो। और कभी कभी तो खुद ही करते थे जाके। फिर क्या हुआ, गोदाम भी, अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये आती है दोस्तों, यहाँ पे बाजार की हमने बात की। देखिए, दुकान वस्तुओं का मालिक अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे क्योंकि वो जानते थे, यानी जो दुकानदार होते थे, ऐसा नहीं था आज के डेट में जो चल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 1 रुपये की चीज़ 1 रुपये की वस्तु लाता है तो 2 रुपये का दे देता है, 1 रुपये एक्स्ट्रा खुद, यानी कि MRP रेट से ज़्यादा वो लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही चल रहा था बाजार नियंत्रण में, यानी कि जो भी व्यक्ति वस्तु बेचने के लिए लाता था उसका सुल्तान खुद ही जांच करता था। कभी कभी तो वो खुद ही जांच करते थे। और इस साहस की वजह से, इस डर की वजह से, इस व्यवस्था की वजह से जो दुकानदार होता था वो जितने की वस्तु ला के बेचता था उससे ऊपर उसका कोई रेट नहीं होता था। तो यहाँ पे वो इससे डर जाता था। दुकानदार जो होता था वो डरता था कि अगर मैं इसे, यानी कि जितने की वस्तु है, अगर मैं उससे ज़्यादा रेट पे दूंगा तो यदि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, वो तो जानता ही था। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह की व्यवस्था चल रही थी, यानी कि सुल्तान कोई भी 1 रुपये की वस्तु लाता है तो उसे 1 रुपये में ही बेचेगा, ऊपर से रेट नहीं लगाएगा। यहाँ पे ऐसी व्यवस्था इन्होंने लागू की थी बाजार नियंत्रण पर। फिर क्या हुआ, दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस भी नहीं करते थे, इसी वजह से कि सुल्तान स्वयं आके जांच करता है, नहीं करते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है, ध्यान में रखना, कुशल बाजार नियंत्रण के लिए ये तीसरी सबसे मेन पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए क्या क्या था, इन्होंने हम आपको बता देते हैं। के लिए सरकारी गोदाम क्या किए थे, स्थापित किए थे और स्थापित किए। और अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न भी मतलब जो खाद्यान्न वो करते थे उसकी आपूर्ति भी करते थे। यानी कि ये समझिएगा, सरकारी गोदाम भी स्थापित किए थे कौन, इन्होंने ही, अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए कि किसके शासनकाल में सरकारी गोदाम भी स्थापित किया गया था, तो वो आपको याद रखना है, जो कुशल बाजार यहाँ पे ये मध्यकालीन शासक थे, यानी खिलजी वंश के जो दूसरे शासक थे, इनके शासनकाल में सरकारी गोदाम भी स्थापित इन्होंने किया था। यानी कि जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए थे। और यदि वहाँ पे अकाल पड़ता था तो क्या होता था, गोदाम में जो भी अनाज होता था इसकी आपूर्ति करते थे वहाँ के जनता को। फिर क्या था समझिए, आज हमारे यहाँ जो चलता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। आज हमारे यहाँ जो कोटेदार देता है सामान, वो चावल वगैरह गेहूँ, ये जो व्यवस्था है ना, हम लोग क्या कहते हैं इसे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को इन्होंने ही प्रारंभ किया था, जो आज तक चली आ रही है। तो दोस्तों मैंने आपको 3 पॉइंट्स इसमें बताया। इनके शासनकाल में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बस 3 है। क्या, पहला तो घोड़े पर दाग प्रथा, ठीक, और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे कृषि नीति, हाँ, जो बिस्सा बिगहा की नीति व्यवस्था है इन्होंने ही प्रारंभ किया था, जो आज तक चली आ रही है। फिर तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि इन्होंने बाजार नियंत्रण में, यानी कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम, जो कि आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली चली आ रही है, इसकी शुरुआत भी इन्होंने ही किया था। ओके दोस्तों,
आई होप कि आप लोग को हमारी ये बातें, हमारे पॉइंट्स समझ में आई होंगी। आप लोग को जो भी पॉइंट्स ना समझ में आई हो, आप लोग उसे कमेंट में पूछना, मैं उसे फिर नेक्स्ट बार बताऊंगी। ओके गाइस, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।